राइट, तो ये केस स्टडी मैंने सीबीएसई के सैम्पल पेपर से ली है और मुझे केस स्टडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आई है और इसको मैं आज सिंप्लीफाई कर दूंगा। इस केस स्टडी को अपना थ्योरी प्रिपरेशन समझ लें और इसे याद करके जाएं, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन जो है आपको सीबीएसई के पेपर में कभी भी आ सकता है, एंट्रेंस में भी आ सकता है। तो इसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स हैं, इजी क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है। कई कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा मिला के पूछा गया है अलग अलग तरीके से, तो ये बात जो है इस क्वेश्चन को मुश्किल बना देती है। तो आइए इस केस स्टडी को अब स्टडी करते हैं और इसको फिर सॉल्व करते हैं। इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करूंगा, टिट्स एंड बिट्स में, पीसेस में, और अलग अलग पार्ट्स में जाऊंगा। मैं कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा मैं इसके अंदर, लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि इसको बोर्ड के पेपर के लिए और जेई मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी तरह समझ के जाएं, क्योंकि आप ऐसा एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोर्ड में और जेई मेंस। कई बार ऐसा क्वेश्चन एडवांस में भी आ सकता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि एडवांस में आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस केस स्टडी की डिस्कशन और सोल्यूशन। तो इस केस स्टडी को अब स्टडी करते हैं। पहले refraction at curved refracting surface of radius of curvature is governed by the curved surface formula। तो सिंगल सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होती है कर्व्ड सरफेस पे, आपने थ्योरेटिकली पढ़ा होगा, तो केस स्टडी के शुरू में उसकी थ्योरी दे दी गई है। द फॉर्मूला इज गिवन बाय n2 अपॉन v। देखिए n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे इमेज बनती है, और माइनस n1 बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये फॉर्मूला वैसे भी आपको याद करके जाना है फॉर सिंगल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, राइट। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट इन्होंने बाहर दिखाया है। नाउ फॉर अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस द कर्व्ड सरफेस फॉर्मूला गेट्स मॉडिफाइड एज n2 बाय v इज इक्वल टू n1 u। ओके, लेकिन यही सरफेस अगर कर्व्ड की जगह, इन्होंने अभी ऊपर तो कर्व दिखा रखा है, लेकिन अगर यही सरफेस अगर ये स्ट्रेट हो जाए, प्लेन हो जाए, तो बोलते हैं कि ये वाला नया फॉर्मूला आपको लगाना है। इस पे आएंगे हम क्यों ये चेंज हुआ। सिचुएशन क्या है कि देयर इज अ बर्ड, ओके, फ्लाइंग वर्टिकली डाउनवर्ड। बर्ड नीचे की तरफ आ रहा है फिश को पकड़ने के लिए ऑन द ग्राउंड। ओके, एट अ गिवन इंस्टेंट ये फिश है। The true height of the bird is x from the plane surface of the, तो ये bird की height है। The bird will appear, so ये true height तो x है। The bird will appear at a height y as seen by the fish in the water due to refraction of light at the, तो bird को जो ये height नजर आती है fish की, सॉरी, जो फिश को बर्ड की हाइट नजर आ रही है, राइट, दैट इज कमिंग टू बी वाई। इसका भी यूज करना है हमें, ट्रिकी सिचुएशन है। और ऑल्सो इफ द बर्ड इज फ्लाइंग डाउन थ्रू अ हाइट x इन t, कुछ वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, काइनेमेटिक्स, the fish will see the bird fall through a height y in the same time, right। तो ये बेसिकली फिश को अलग वेलोसिटी नजर आ रही है, राइट। तो सवाल देखिए आप कि एक बर्ड नीचे की तरफ आ रहा है फिश को पकड़ने के लिए, और फिश जो है उसको बर्ड की हाइट कितनी नजर आ रही है, आप देखिए x, और the bird will appear at a height y as seen by the fish in the water due to refraction of light। अब अगर मैंने आपको बोला था मैं इसको बिट्स एंड पीसेस में करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए आपका सरफेस है और आपका बर्ड यहां पे है और ये आपकी रे ऑफ लाइट गई, राइट, और यहां पे आपकी फिश है मान लीजिए। तो द बेंडिंग will happen like this, right। तो देखिए जो रियलिटी है कि जो हाइट इसकी ये थी, राइट, मान लीजिए ये x है, लेकिन
फिश को बर्ड ऊंचा नजर आ रहा है, राइट, वाई farther. When the fish is observing the bird, it appears farther. लेकिन आपने apparent depth का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा उसके अंदर जब बर्ड फिश को देखता है, राइट, जब बर्ड और फिश यहां पे होती है, तो जब बर्ड फिश को देखता है, राइट, then you move towards the normal, right, and this is your apparent depth. फिश यहां पे होती है, रे ऑफ लाइट जब जाती है फिश से तो ये डेंसर मीडियम होता है, दिस इज अ डेंसर मीडियम. फ्रॉम द डेंसर मीडियम द लाइट ट्रेवल्स एंड पीछे आप, तो फिश यहां पे आपको नजर आ रही है, राइट. तो थोड़ा मैंने रे डायग्राम को सीधा कर दिया. फिश यहाँ पे उसी तरह से रे ऑफ लाइट गई, बाहर की तरफ गई, बेंड हुई, फिश यहाँ पे. तो देखिए द एपरेंट हाइट इज दिस. तो फिश जो है कम गहराई पे नजर आती है, फिश ऊपर उठी हुई नजर आती है. लेकिन अगर आप देखें कि फिश अगर बर्ड को देख रहा है, राइट, तो जो रे ऑफ लाइट है, दिस इज अ डेंसर मीडियम अगेन, and you are watching, so your object is this. Object is in rarer medium basically, right? All right. तो देखिए ये दोनों सिचुएशन, जब apparent डेप्थ की बारी आती है, ये apparent डेप्थ बोलते हैं इसको, तो आपको डेप्थ कम नजर आती है, गहराई कम नजर आती है. और जब आप फिश बर्ड को देखती है, राइट, तो वो जब रे ऑफ लाइट यहां से निकलेगी तो बर्ड भी देखिए ऊंचा नजर आएगा. तो बर्ड अपीयर्स हायर. ये रे ऑफ लाइट आपकी बेंड हो गई है, राइट. ये आपकी, आप जब एज अ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया इस समय और हम इसे यहां से देख रहे हैं, राइट, फ्रॉम अ डेंसर मीडियम. तो अवर बेंडिंग हैपन्स दिस वे, राइट. तो बर्ड जो है आपको कहां नजर आता है, ऊंचा नजर आता है बर्ड. दोबारा मैं डायग्राम बना देता हूं इसका. आपका जो फिश है वो बर्ड को देख रही है, राइट. तो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, द लाइट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. और इसीलिए अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ खींच दूं, दिस इज वेयर द बर्ड अपीयर्स. तो बर्ड ऊंचा नजर आता है. जस्ट नोट, इस डायग्राम के अंदर मैंने जब बर्ड ऊंचा दिखाया तो रे ऑफ लाइट शुड हैव बीन टुवर्ड्स द, बिकॉज दिस इज द ऑब्जेक्ट, द रे ऑफ लाइट विल मूव टुवर्ड्स द फिश. इसके अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट ट्रीट करा है दैट इज fish, and therefore the ray of light for this situation is in this direction. तो पहली ये वाला जो केस है जहां पे बर्ड ऊंचा नजर आ रहा है, the ray of light is coming from the bird towards the fish, whereas in the second case the object is the fish and therefore the ray of the light is coming from the fish. तो सबसे पहली बात, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखिए ये वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं. Draw a diagram to show how the bird in the air sees the fish in the water. Obviously, apparent depth पे नजर आएगा. Is it near or farther from the surface? It is near to the surface. आपकी जो फिश है वो ऊंची उठ गई, राइट, तो सरफेस के पास आ गई है. लेकिन बर्ड जो है वो सरफेस से दूर चला गया. So bird moves away from the surface and the fish comes closer to the surface. देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं इसको कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा, इसको मैं समझा दूंगा आपको. ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या हो रहा है. ये केस है एपरेंट डेप्थ वाला, राइट. ये केस है एपरेंट हाइट वाला. तो बर्ड ऊंचा नजर आता है और अवे फ्रॉम द सरफेस. सरफेस आपका ये है, यहां तो आपका वाटर है, और ये आपका दूसरा केस है व्हेन द फिश, जो फिश यहां पे है वो ऊंची उठ जाती है,
उम्मीद करता हूं आपको रे डायग्राम समझ में आया दोनों सिचुएशन में, वेरी यूजफुल। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है टू स्टार्ट विद। थोड़ा मैं इसको लंबा खींच के समझा रहा हूं, पॉइंट बाय पॉइंट, जस्ट इन केस कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो बार बार सुनने से शायद रेपिटेशन से आपके दिमाग में वो बैठ जाए। ओके, दूसरा जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी मुझे लगा कि शो हाउ द इक्वेशन गेट्स मॉडिफाइड, तो इन्होंने एज अ केस स्टडी के अंदर पहला फॉर्मूला ये दिया, फिर इसको बोला अगर ये प्लेन सरफेस हो, ये वाला सरफेस अगर प्लेन बना दें तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि कैसे चेंज होगा, समझाइए। तो मैं पार्ट नंबर ए कर रहा हूं इसका। पार्ट नंबर ए में आप देखो N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, राइट। तो आपको पता होना चाहिए जब हम कर्व्ड सरफेसेस लेते हैं, कर्व्ड सरफेसेस, राइट, लेंस मेकर फॉर्मूले में भी आपको याद होगा, राइट, 1/F इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है अगर फ्लैट बन जाए, जैसे कि यहां पे फ्लैट बन गया, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्लैट का जो सरफेस है, ये देखिए ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्लेन माने फ्लैट, ये फ्लैट है, देखिए फ्लैट, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इंफिनिटी फ्लैट का। तो इस फॉर्मूले में इंफिनिटी डाल दीजिए आप, तो N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/इंफिनिटी। जब इंफिनिटी की आप बात करते हैं तो ये 1/0 बन गया ऑटोमेटिकली, राइट। सो दैट मीन्स N2/V इज इक्वल टू N1/U, और वही फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। सो दिस इज अ वे द फॉर्मूला चेंजेस। तो हमने समझा दिया कि फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इसमें कैसे कन्वर्ट हो गया। सो पार्ट नंबर ए इज ऑल्सो सॉल्व्ड, राइट। प्लेन जब भी देखें सरफेस को, जैसे कि लेंस में मैंने दिखाया, अगर लेंस ऐसा है, लेंस अगर ऐसा है तो इसका तो कर्वेचर है, राइट, इसका कर्वेचर फ्लैट है, तो इसका इंफिनिटी लें, इसका नॉर्मल वाला लें, जो भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रहेगा। और लेंस मेकर फॉर्मूले में एक को इंफिनिटी डाल दे, R2 को फॉर एग्जांपल, इस केस में R2 है, दिस इज R1। उम्मीद करता हूं यह भी आपको समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो इसके अंदर एक बात दी है कि जो हाइट है, जो हमने ये वाला केस भी पढ़ा था, ओके, at any given instant the true height of the bird is x from the plane surface of the water. The bird will appear at a height y as seen by the fish in the water due to refraction of light through the plane air. Obviously, तो हमें मालूम है कि ये y जो है अब हायर होता है, तो जो फिश को बर्ड नजर आता है वो ऊंचा नजर आता है, ये हमने शुरू में डिस्कशन करी है। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि जो हाइट है वो ये वाली हाइट लेनी है हमको या ये वाली हाइट लेनी है, ये क्लियर नहीं होता, राइट। अगर बर्ड ऊंचा हो गया तो क्या हम हाइट फिश से नापें या हम हाइट सरफेस से ही नापें, क्योंकि हाइट के बारे में बात हो रही है और यहां लिख रहा है कि द ट्रू हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन सरफेस ऑफ द वाटर। तो हम फिर जो फिश जब बर्ड को देखता है तो वो वाली हाइट को भी हम सरफेस ऑफ द वाटर से ही नापते हैं, सरफेस ऑफ द वाटर से, क्योंकि हमें नहीं तो कुछ पता नहीं है कि फिश इज हाउ डीप, ये तो हमें बता नहीं रखा कि हाउ डीप इज द फिश। वो भी ले सकते हैं हम कि ये वाई है, तो उसका भी मेथड है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा इसी के अंदर, पर फिलहाल हम मान लेते हैं कि दिस इज वाई, राइट, इट अपीयर्स एट वाई लेवल, ऊंचा नजर आता है। अब इसको मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करें, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड मिसिंग है, विच इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को गुम कर दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर बी के अंदर पूछा जा रहा है कि x इज इक्वल टू वाई, x लेस देन वाई या x ग्रेटर देन वाई जो है, राइट, पता लगाइए कि कौन सा ट्रू है, x इक्वल टू वाई है,
वो तो है भी नहीं, हमने देख ही लिया। x लेस देन y है या x ग्रेटर देन y है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मिसिंग है और हमें कंपेयर करने को बोला जा रहा है ट्रू हाइट और एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। तो मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं इसके अंदर, इसको मैं सरफेस को दोबारा बना लेता हूं। दिस इज माई, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ट्रू हाइट, ये सच्ची हाइट है, राइट। लेकिन फिश को ये हाइट ज्यादा नजर आती है, राइट। सो दिस इज द बिगर हाइट, सो दिस इज एपरेंट हाइट एंड द फिश इज इनसाइड। फिश को ज्यादा हाइट नजर आ रही है वाई, और बर्ड जो एक्चुअल है वो सरफेस से एक्स है। ये हमने स्टडी कर लिया रे डायग्राम से कि जो बर्ड है वो ऊंचा हो जाता है। तो देखिए एपरेंट हाइट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स रियल हाइट। ये बिल्कुल, अगर आप वो आपने पढ़ा होगा एपरेंट डेप्थ का, उससे मिलता जुलता है। सो एपरेंट हाइट आ गई डेप्थ की जगह यहां पे, राइट, विच इज वाई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स रियल हाइट विच इज एक्स। सो म्यू इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब बर्ड तो देखिए एयर में जा रहा है विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और फिश जो है वो वाटर के अंदर है विच इज अ मीडियम एंड अ डेंसर मीडियम। सो म्यू मीडियम इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। इसका मतलब वाई इज ग्रेटर देन एक्स। आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड कि क्या करा गया है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है, अगर आपने ऑप्टिकल लेंथ भी पढ़ी है, ऑप्टिकल लेंथ, राइट, उसमें भी ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट लगता है। उसको भी मैं समझा देता हूं आपको, जिससे आपके दिमाग में वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये एक सरफेस है और ये उसके अंदर वाटर है, एंड दिस इज एक्स और ये वाई है, ये रियल है, ये एक्स है, ये डेप्थ ऑफ द फिश है। अब पूछा जाता है कि फिश को ये कहां पे नजर आएगा? बर्ड ऑब्वियसली ऊपर नजर आएगा, राइट, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना होगा फिर? एक तो हो गया डेप्थ प्लस ये वाला डिस्टेंस, राइट। अब देखिए अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई भी मीडियम है, ऑयल है, जो भी है, अब ऑयल में तो फिश रह नहीं सकती, लेकिन ये वाटर ही मान लेते हैं, द टोटल डिस्टेंस विल बी गिवन बाय एक्स विच इज द डेप्थ ऑफ द फिश। जो एयर के अंदर जो डिस्टेंस है दैट इज अ रियल, राइट, बट फिश तो किसी मीडियम के अंदर है, तो फिश को जो ये एयर के अंदर जो डिस्टेंस नजर आ रहा है, राइट, वो उतना नहीं नजर आएगा जितना ये रियल डिस्टेंस वाई है, उसको नजर आएगा म्यू टाइम्स वाई, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, राइट। जो एक्स डिस्टेंस पानी के अंदर है वो एयर के अंदर उसका बराबर जो होगा वो म्यू टाइम्स वाई हो जाएगा। देखिए ये एयर के अंदर है डिस्टेंस, एयर की लंबाई जो है एज सीन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम वाई नहीं रहेगी, म्यू इंटू वाई हो जाएगी। तो टोटल हाइट ऑफ द बर्ड, ये मैं आपको डिफरेंट वे में समझा रहा हूं। अगर क्वेश्चन दूसरा दे रखा होता कि जहां पे हमें डेप्थ ऑफ द फिश मालूम होती, अभी तो हमने सरफेस से नापा है सब कुछ, लेकिन ये वाला अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर लीजिए, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल नहीं है कि द व्हाट इज द एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ द फिश। जो सारा डेटा दे रखा है अगर आप देखेंगे तो वो बर्ड की हाइट के ऊपर है। द बर्ड इज एट अ हाइट एक्स, राइट, एंड द फिश सीज इट थ्रू अ हाइट वाई इन द सेम टाइम। तो जो सारा एम्फोसिस है वो हाइट पे है, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन एपरेंट डेप्थ पे भी आते हैं, ये क्वेश्चन हाइट वाला डेटा दे रखा है, तो इसीलिए मैंने एक्स को नीचे नहीं लिया। लेकिन ऐसी सिचुएशन का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो ये भी समझ के जाइए आप कि अगर ये सिचुएशन आ जाए कि फिश जो है एक्स डेप्थ में है और जो रियल डेप्थ ऑफ बर्ड है वो वाई है, तो फिश को बर्ड कहाँ नजर आएगा? एक्स प्लस म्यू वाई पे नजर आएगा। थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, हमारे क्वेश्चन में वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दोनों एक्स और वाई बाहर हैं, ऊपर की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, ए भी कर लिया हमने, बी भी कर लिया। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पोजीशन ऑफ द बर्ड एट अ हाइट
y as seen by the fish in the water. I think ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने रे डायग्राम ऑलरेडी बना दिया. द जो पोजीशन ऑफ द बर्ड हाइट y है एज सीन बाय द फिश इन द वाटर, दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली मच हायर. वो y जो है मच हायर होगा एक्चुअली, राइट. और अगर ये हाइट y ऑलरेडी एपरेंट है, दिस कैन बी द एपरेंट हाइट ऑल्सो, राइट. कि ये बर्ड को जो फिश है, सॉरी, उसको दिखती इतनी है, राइट. तो रियल हाइट जो होगी बर्ड की, दैट विल बी y डिवाइडेड बाय म्यू. अगर मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर लूं तो एपरेंट हाइट विल बी y इंटू म्यू इंटू x. ये एपरेंट हाइट है, राइट. यही हमने डिस्कस करा है, ये एपरेंट हाइट है जो फिश को नजर आती है. नाउ लेट अस सी, ड्रॉ रे डायग्राम, और हमने कंफर्म द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन बी डायग्रामेटिकली. तो ठीक है, ये जो आप अगर स्केल से बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपकी ये रे ऑफ लाइट जब बनेगी, ये आपका सरफेस है, ये आपकी जो है कहते हैं जो आपकी अभी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बर्ड है, ये रे ऑफ लाइट आई, ये बेंड हो गई थोड़ी सी, राइट. इसकी बेंडिंग में थोड़ी ठीक करके दिखा देता हूँ आपको. सो दिस बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट. सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और ये टूवर्ड्स द नॉर्मल है. इसको हम थोड़ा बैकवर्ड, इसको जब पीछे ले जाते हैं, राइट, ये रियल है x. और देखिए ऑटोमेटिकली डायग्राम से भी प्रूव हो गया कि ऊंचा है. देखिए ये y है, दिस इज एपरेंट हाइट. तो डायग्रामेटिकली भी प्रूव हो गया कि y इज ग्रेटर देन x, राइट. रिजल्ट से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से तो हमने कर ही दिया था, क्योंकि वो ज्यादा था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, वो यूज कर लिया हमने इसके अंदर. बट डायग्राम से भी प्रूव हो गया, देखिए आप. तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत क्लियरली समझ के जाना है आपको. अच्छा, इसका एक पार्ट जो है, पार्ट नंबर डी, डज द फिश सी द बर्ड फ्लाइंग टूवर्ड्स इट एट अ स्पीड ग्रेटर और लेस देन द ट्रू. अच्छा देखिए, क्योंकि द बर्ड इज अपेयरिंग हायर, ऊंचा होता जा रहा है बर्ड, तो फिश को डज द फिश सी द बर्ड फ्लाइंग टूवर्ड्स इट एट अ स्पीड ग्रेटर और लेस देन द ट्रू स्पीड. तो अगर आपको मालूम है कि देखिए एपरेंट हाइट इज इक्वल टू ट्रू हाइट मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं दोनों तरफ का, देन माय डेरिवेटिव ऑफ माय एपरेंट हाइट is equal to derivative of my true height into mu. So my apparent velocity, right, my apparent velocity is mu times real height. So the bird will appear to be coming faster, mu times faster than the real true speed. बर्ड की अगर ट्रू स्पीड राइट साइड पे है, क्योंकि ट्रू हाइट x है सरफेस से, तो dx पे, तो बेसिकली हम बोल रहे हैं dy बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू इंटू dx बाई डी टी, राइट. तो y तो बड़ा है एट एनी इंस्टेंट, सो दिस वेलोसिटी विच इज एपरेंट वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द v apparent is greater than v real. So the bird will appear to be moving faster than it is. उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी चीजें इसके अंदर लगी हैं. बहुत सारे क्वेश्चन जो अगर आपने बोर्ड में देखे होंगे, उनका एम्फोसिस एपरेंट डेप्थ के ऊपर है, राइट. ये आपका सिक्का पड़ा हुआ है, सिक्के की डेप्थ क्या नजर आएगी, तो आपने रे ऑफ लाइट यहां से भेजी, उसको यहाँ बेंड करवा दिया, राइट. डेंसर टू रेयर में जा रहे हैं, और तो रियल यहाँ पे सिक्का नजर आया, तो डेप्थ सिर्फ इतनी सी हो गई. फिर आप एपरेंट शिफ्ट निकालते हैं, राइट. लेकिन इस क्वेश्चन का सारा एम्फोसिस एपरेंट डेप्थ की जगह एपरेंट हाइट को कर दिया गया. तो एपरेंट हाइट का कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया.
बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कंसंट्रेशन करनी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव का यूज़ करा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गायब है, एक केस स्टडी की फॉर्म में दिया गया है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ें, एपरेंट डेप्थ का डायग्राम बनाएं जो पढ़ें, एपरेंट हाइट के बारे में भी पढ़ लें, और उसको फिर बेसिकली डिटेल में पढ़ना है आपको, एक एक लाइन पढ़िए उसकी, और उसके फॉर्मूले कैसे होते हैं। तो इसमें कई कॉन्सेप्ट्स थे, इसलिए मेरे को एक केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मैंने इसको सॉल्व करा आज। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। अगली केस स्टडी की वेट करिए, और केस स्टडी आती रहेंगी, उनको फॉलो करिए। आपके जो कॉन्सेप्ट है रीजनिंग असर्शन के, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वन मार्कर के, लॉन्ग आंसर के, वो भी हर चैप्टर के इम्प्रूव होते जाएंगे, क्योंकि केस स्टडी एक ऐसा जरिया है जहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो हैं इकट्ठे आके आपको समझाए जाते हैं। तो आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट वीक भी है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। खुद भी पढ़ते रहिए, बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक है, और मेहनत करते रहिए। मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं, करीब अब उनका आंकड़ा जो है 2400 की तरफ जा रहा है। अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड हैं, आपको मज़ा आता है एक्सप्लेन कोई करे आपको अच्छी तरह से, टू द टी बोलते हैं जिसको, बिल्कुल एंड तक आपको समझाए, तो मेरे वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि काफ़ी डिटेल और एक्सप्लेनेशन ओरिएंटेड है। इसमें स्टोरी कम है और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपको बहुत ही बढ़िया डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले आंसर्स मिलेंगे इसके ऊपर। आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल्ड और एक्सप्लेन्ड वीडियोस हैं। क्लास 11 12th की फिजिक्स के, कुछ मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस हैं, केमिस्ट्री के भी वीडियोस हैं, और भी वीडियोस आते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया।